Hi, welcome again to the advanced series of Artificial Intelligence and Machine Learning. मैं करण अरोड़ा, फाउंडर एंड CEO आइट्रॉनिक सॉल्यूशंस, आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले सेशन के अंदर हमने देखा था कि कैसे डिफरेंस हमने देखा था डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में क्या है, कि कहाँ डेटा साइंस की टर्म को यूज़ किया जाता है, कहाँ मशीन लर्निंग की टर्म को यूज़ किया जाता है, मशीन लर्निंग की कितनी टाइप्स हैं, जिसमें हमने रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, एसोसिएशन, रीइंफोर्समेंट, मशीन लर्निंग के बारे में कुछ डिस्कस किया था। ऐसे ही हमने डेटा साइंस के बारे में देखा था कि डेटा साइंस के अंदर क्या आता है, और इसी डेटा साइंस और मशीन लर्निंग को हमने प्रैक्टिकली अपनी कोविड-19 की केस स्टडी के अंदर कैसे यूज़ करना है। राइट, तो वो चीज़ें हम अपने पिछले सेशन के अंदर देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि कोविड-19 का जो डेटा है वो हमें कहाँ से मिलेगा, कि ये लाइव डेटा हमें कहाँ से मिल सकता है, कौन हमें प्रोवाइड करेगा, और उस डेटा को कैसे हम अपने पाइथन के अंदर उसको रीड करेंगे और उसमें से कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो फ़िलहाल ये जो सेशन है इसमें जस्ट मैं आपको डेटा कलेक्ट करना सिखाऊंगा कि कैसे आप कोविड-19 का डेटा कलेक्ट करोगे और ऐसी कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहां से आप उसका डेटा कलेक्ट कर सकते हो। अब डेटा जब कलेक्ट हो जाएगा, नेक्स्ट की सीरीज़ के अंदर, नेक्स्ट का जो सेशन होने वाला है उसके अंदर मैं आपको पूरी की पूरी एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि कैसे हम वहाँ पे प्रेडिक्ट कर लेंगे कि सबसे ज़्यादा जो कोरोना के केसेस हैं वो किस सिटी में आए हैं, किस स्टेट में आए हैं, और ज़्यादा जो लोग इफ़ेक्ट हुए हैं वो मेल है या फीमेल है, या सबसे ज़्यादा ऐसी कौन सी एज ग्रुप है जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुई है इस कोरोना वायरस से। तो वो हम कुछ वहाँ पे मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे जो डेटा अभी हम कलेक्ट करने वाले हैं। अब उस डेटा के बिहाफ से हम कुछ प्रेडिक्शन करेंगे कि अगर आज कोरोना के केसेस लेट से 20,000 पर डे आ रहे हैं तो कल कितने होने वाले हैं, या आज से एक महीने बाद कितने होने वाले हैं। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग। वो हम सेशन 4th, 5th, 6th, 7th, 8th के अंदर बात करेंगे, जिसके अंदर मैं इसी डेटा को प्रेडिक्ट करूँगा यूजिंग लीनियर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन, स्पॉट वेक्टर रिग्रेशन, डिसीजन ट्री रिग्रेशन एंड रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन। तो ये पूरी की पूरी एक सीरीज़ आएगी जिसके अंदर मैं कंप्लीट कोरोना वायरस की केस स्टडी को यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। अब यहाँ पे बात करेंगे डेटा को कलेक्ट करना है। डेटा कलेक्ट करने के लिए मैं जो वेबसाइट को फॉलो करूँगा दैट इज़ covid19india.org, जिसके अंदर क्या है, पूरे का पूरा आपको इंडिया का डेटा मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेनली मैं फोकस करूँगा इंडियन का डेटा, ताकि हमें समझने में भी ईजी हो जाता है और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हमारी बन जाएगी। तो इसके अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो इसने हर स्टेट के अकॉर्डिंग कितने केसेस आ रहे हैं, आज कितने आए हैं, राइट। तो पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पे मेंशन है। मतलब 5 जुलाई को जो केसेस आए हैं दैट इज़ 23,932, राइट। तो सबसे ज़्यादा केसेस होंगे आज तक के ये। और लास्ट में अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे आपको एक सिलेंडर जैसा आइकन दिख जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर ये क्या है, ये एक वेबसाइट नहीं ओपन होगी जो कि होगी API covid19india.org। तो इसमें बहुत सारी APIs उन्होंने बना के रखी हैं। या तो आप इसका डेटा गिटहब से उठा सकते हो। सेकंड, इसने जो डेटा मेरे को प्रोवाइड किया हुआ है वो जेसन के फॉर्मेट में प्रोवाइड किया है। थर्ड, इसका जो डेटा मिलेगा वो मेरे को CSV फॉर्मेट के अंदर डेटा मिल जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा जेसन के फॉर्मेट की भी, अब जेसन के फॉर्मेट को अगर मैं यहाँ से इसके लिंक को ओपन करूँ तो ये मेरे को एक डेटा शो करके दिखा देगा कि ये डेटा कैसा एक्चुअल में दिख रहा है। लेकिन ये डेटा कहाँ से लेके कहाँ तक है ये आपको डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। इसने ओवरऑल डेटा को जो डिवाइड किया हुआ है 8 डिफरेंट फाइल्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट फाइल की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जिसमें जो डेटा अवेलेबल है वो स्टार्टिंग से लेके 19 अप्रैल तक का डेटा है। सेकंड वाली फाइल के अंदर 20 अप्रैल से लेके 26 अप्रैल तक का डेटा है। थर्ड जेसन फाइल के अंदर जो डेटा पड़ा है वो 27 से लेके 27 अप्रैल से लेके 9 मई तक का डेटा पड़ा है। और फोर्थ के अंदर 10 मई से लेके 23 मई, सेम वे 24 मई से जून 4 एंड 5 जून से लेके 19 जून एंड 20 जून से लेके 30 जून। और जो लास्ट वाली फाइल है दैट इज़ रो डेटा 8.json, इसके अंदर लाइव लिखा हुआ है। लाइव का मतलब है कि 1 जुलाई से लेके और जो लाइव अभी तक का जितना भी डेटा आया होगा वो पूरे का पूरा यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया होगा, राइट। तो वो हमारे पास टिल 5 जुलाई तक का डेटा मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल होगा। स्टार्टिंग से लेके जब भी ये कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ टिल 5 जुलाई तक का ये मेरा डेटा है। तो वो मेरे को सारा यहाँ पे फेच करना है। अब इसने तो 8 डिफरेंट फाइल्स दिखा दी। अब इस फाइल्स के अंदर क्या क्या डेटा अवेलेबल है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल है रो_डेटा। इसी के अंदर यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स मेरे पास अवेलेबल है। इसने जो डेटा है इस वेरिएबल के अंदर लिस्ट ऑफ डिक्शनरी के अंदर डेटा प्रोवाइड कर दिया कि लिस्ट के इंडेक्स 0 पे जो डिक्शनरी पड़ी है उसके अंदर जो डेटा पड़ा है, फर्स्ट जो कॉलम है दैट इज़ एज ब्रैकेट। एज ब्रैकेट का मतलब है उस पर्टिकुलर पर्सन की जो इस कोरोना वायरस से इफेक्ट हुआ है और उसकी एज कितनी है दैट इज़ 20। बैकअप नोट्स में बता रहा है कि वो स्टूडेंट है वुहान से
एंड करंट स्टेटस क्या है, अभी वो रिकवर हो चुका है। किस डेट को अनाउंस हुआ था ये, 30 जनवरी 2020 को। उसकी सिटी क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, और स्टेट की अगर बात करूँ वहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम केरला। और जेंडर की अगर बात करूँ दैट इज़ शी इज़ अ फीमेल, राइट। तो एज उसकी 20 है, जेंडर उसका फीमेल है, शी इज़ फ्रॉम केरला, जो कि स्टूडेंट थी वुहान में, और वो वहाँ पे पढ़ने के लिए गई हुई थी, लेकिन वहाँ पे कोरोना वायरस की वजह से उसको वापस आना पड़ा। जब वो वापस से उसका टेस्ट किया गया तो वो वहाँ पे पॉजिटिव पाई गई, राइट। तो जो कि हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट केस आया था, इसका हमें कैसे पता लगेगा कि ये न्यूज़ वैलिड थी या इनवैलिड थी। तो यहाँ पे सोर्स 1, सोर्स 2, सोर्स 3, 3 कॉलम्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जहाँ से इन्होंने वेरीफाई किया हुआ है कि वाकई ये जो न्यूज़ है ये फेक नहीं है और ये एक्चुअल में इसको कोरोना हुआ है, राइट। तो नंबर ऑफ़ केसेस क्या है, पेशेंट नंबर क्या है, तो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन्ड है। ऐसी नेक्स्ट अगर देखेंगे ये सेकंड पेशेंट की आ जाएगी। तो जेसन का डेटा कैसे फेच करते हैं वो मैंने ऑलरेडी अपने डेटा साइंस के ट्यूटोरियल्स के अंदर बताया हुआ है कि कैसे आप जेसन का डेटा फेच कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे जेसन का डेटा नहीं उठाऊंगा, मेरे पास बहुत ही इजी वे है फॉर्मेट डेटा को फेच करने के लिए, जो कि CSV फाइल का फॉर्मेट है, जो कि आप भी बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि कैसे CSV फाइल को रीड करना है यूजिंग पांडास लाइब्रेरी। उसमें pd.read_csv फंक्शन के थ्रू हम डायरेक्टली डेटा रीड कर लेंगे। लेकिन अगर आप जेसन का डेटा रीड करना चाहते हो तो आप रिक्वेस्ट और जेसन 2 नाम की लाइब्रेरी को यूज़ करो, जेसन का डेटा पार्स करो और उसको jeson.loads फंक्शन के अंदर एंटर कर दो, तो देन आपको पूरे का पूरा डेटा निकल आएगा। अगर नहीं पता लगेगा आप कमेंट कर देना, मैं आपको एक दोबारा से एक इसकी फ़ाइल जेसन के डेटा की आपको सेंड कर दूंगा। अब यहाँ पे मेरे को देखना है कि CSV फाइल से डेटा कैसे उठाना है, जो कि बहुत ही ईजीएस्ट वे है। तो वही डेटा जो जेसन के अंदर है वही CSV फाइल के अंदर पड़ा है। तो हम यहाँ पे टफ मेथड को क्यों फॉलो करेंगे जब हमारे पास ईजी वे में डेटा अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं data1.csv फाइल को जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको रन किया तो ये फाइल डाउनलोड होगी। अब इस फाइल को अगर मैं ओपन करूँ तो यहाँ पे मेरे को वो पूरी की पूरी डिटेल मिल जाएगी, जिसके अंदर मेरे पास ये पता लग जाएगा कि पेशेंट नंबर क्या है, स्टेट ऑफ अ पेशेंट, डेट अनाउंस किस डे को वो केस आया था, एस्टिमेटेड ऑनसेट डेट, ये कॉलम पूरे का पूरा खाली है, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है। एज ब्रैकेट की अगर बात करेंगे तो एज 20 थी, जेंडर फीमेल है। और यहाँ पे सेकंड और थर्ड पेशेंट की बात करेंगे, यहाँ पे मेरे पास उनकी एज और उनकी जेंडर इन्फॉर्मेशन नहीं है। पेशेंट तो मालूम है लेकिन समहाउ मेरे पास कोई सोर्स ऐसा नहीं था जिससे मेरे को पता चल सके कि उसकी एज कितनी है और उसकी जेंडर क्या है, वो मेल है या फीमेल है। तो सेम वे फ्रॉम केरला, दिल्ली, तेलंगाना, राजस्थान, हरियाणा, तो जिस जिस स्टेट से केसेस आते गए उस तरह से यहाँ पे डेटा अवेलेबल है। उसके बाद उसका करंट स्टेटस क्या है, क्या वो रिकवर्ड हो चुका है, हॉस्पिटलाइज्ड है, उसकी डेथ हो चुकी है, या यहाँ पे स्टेट का कोड भी यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे डिटेक्टेड सिटी है, किस सिटी से है, किस स्टेट से है, किस डिस्ट्रिक्ट से है। तो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद नोट्स में लिखा हुआ है लाइक शी ट्रेवल्ड फ्रॉम वुहान, या वो इटली से आया है, या ट्रैवल फ्रॉम दुबई टू बैंगलोर ऑन 20 Feb, और वहाँ पे उसने स्टे किया था जिसकी वजह से माइट भी वहाँ से अफेक्ट होके वो कोरोना के कांटेक्ट में आ गया। उसकी नेशनैलिटी क्या है, वो इंडियन है, इटालियन है, या कहाँ से है, तो उसकी नेशनैलिटी यहाँ पे मेंशन्ड है। देन स्टेटस चेंज डेट, अगर वो उस डेट को डेट अनाउंस की अगर मैं बात करूँ, अगर वो 30 जैन को कोरोना से इफेक्ट हुआ था, देन 14 को वो रिकवर हो गया, राइट। क्योंकि करंट स्टेटस क्या है, रिकवर्ड। अगर यहाँ पे डिजीज़ लिखा होगा दैट मीन्स उसकी डेथ हो चुकी है। सेम सोर्स 1, सोर्स 2, सोर्स 3, यहाँ से वैलिड सोर्स पता चल जाएंगे। बैकअप नोट्स में हमें ये पता लग गया दैट शी इज़ अ स्टूडेंट फ्रॉम वुहान। ऐसी वो इटालियन टूरिस्ट था, या ट्रैवल हिस्ट्री उसकी इटली की थी, दुबई की थी, तो वहाँ से भी हमें यहाँ पे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। और उस दिन नंबर ऑफ़ केस कितने आए थे, राइट। तो उस टाइम पे तो एक एक केस ही आ रहा था, हर केस का उन्होंने अलग डिटेल यहाँ पे मेंशन कर दी। अब अगर हम यहाँ पे इस डेटा को देखें तो इसको हम डायरेक्टली रीड कर सकते हैं। तो ऐसी मेरे को कितनी एक्सेल फाइल्स को डाउनलोड करना पड़ेगा, टोटल 8 एक्सेल फाइल को मेरे को डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि API.COVID-19 जब मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 1 डाली तो फर्स्ट एक्सेल फाइल डाउनलोड होगी, जिसके अंदर डेटा कहाँ से पड़ा होगा, स्टार्टिंग से लेकर टिल 19 अप्रैल। अगर इसी फाइल को अगर मैं लास्ट तक लेके चलूँ तो इसमें जो डेटा अवेलेबल होगा टिल 19 अप्रैल तक का डेटा होगा। तो लास्ट जो डेट हमें देखने को मिल रही है दैट इज़ 19/4/2020। सो 19 अप्रैल का ये जो मेरा डेटा है ये मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है।
अब ऐसे ही अगर मैं सेकंड एक्सेल फाइल को डाउनलोड करता तो उसमें मेरे को डेटा कहाँ से मिलता, 20th अप्रैल से लेके 26th अप्रैल तक का डेटा। अब इसी डेटा को हम यहाँ पे डायरेक्टली रीड कर सकते हैं। अगर मैं इस लिंक को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और इसमें जस्ट इसकी वैल्यू अगर 1 पास कर रहा हूँ, इस लिंक को आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको रीड कर लेंगे। उससे पहले हमें कुछ लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे लाइब्रेरीज़ इंपोर्ट कर लेता हूँ, पांडाज एज पीडी, एंड इंपोर्ट कर लेता हूँ numpy एज np। सो numpy कुछ भी बोल सकते हो। तो अगर आप जेसन के थ्रू करना चाहते हो देन आपको 2 लाइब्रेरीज़ और इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, दैट इज़ रिक्वेस्ट, और सेकंड लाइब्रेरी जो आपको यूज़ करनी पड़ेगी दैट इज़ जेसन। तो अगर आप जेसन की एपीआई के थ्रू डेटा फेच करते हो तो आपको ये 2 लाइब्रेरीज़ भी फर्दर आपको यहाँ पे इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। तो मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी ये सारी लाइब्रेरीज़ इंस्टॉल्ड हैं। अगर आपके सिस्टम पे एरर देता है देन आपको पिप इंस्टॉल पांडास और पिप इंस्टॉल numpy लिख के आप इन दोनों को इंस्टॉल कर लेना। नेक्स्ट देखना है गेट द डेटा फ्रॉम द एपीआई से हम डेटा कैसे गेट करेंगे। सिंपल है, pd.read_csv नाम का फंक्शन आपको कॉल करना है और इसके अंदर आपको डायरेक्टली लिंक पास कर देना है रो डेटा 1 फर्स्ट CSV फाइल को रीड करने के लिए। इसको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, डेट इज़ df1। तो मैंने इसको डेटा फ्रेम 1 नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। तो आप कोई भी नाम ले लो। तो ये कुछ टाइम लेगा क्योंकि ऑनलाइन डेटा फेच कर रहा है, तो कुछ ही सेकंड्स का इसने टाइम लिया जिसने पूरे का पूरा डेटा रीड कर दिया। अब जैसे कि यहाँ पे इसने पेशेंट नंबर, स्टेट पेशेंट नंबर, डेट अनाउंस्ड, एस्टिमेटेड ऑनसेट डेट, पूरा कॉलम खाली था। तो जिस कॉलम के अंदर कोई वैल्यू नहीं होती या वहाँ पे अगर कुछ भी वैल्यू मिसिंग होगी या किसी रो के अंदर भी कोई वैल्यू मिसिंग होगी उसको वो NN ट्रीट कर देता है। जैसे सेकंड रो के अंदर मेरे पास उसकी एज और जेंडर इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो उसने उसको NN लिख दिया। NN का मतलब होता है नॉट ए नंबर, राइट, हमारे पास उसकी कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। सो सेम डिटेक्टेड सिटी, डिटेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, डिटेक्टेड स्टेट, स्टेट कोड, नोट्स, यहाँ पे हर एक कॉलम मेरे पास वो अवेलेबल है। और 19th अप्रैल तक का डेटा था। अगर मैं लास्ट पे लेके चलूँ तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि 19th अप्रैल तक का जो डेटा है मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है और 17,364 रोज़ हैं एंड 21 कॉलम्स यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल हैं। ये तो हो गया एक फ़ाइल का डेटा है। ऐसे मेरे को कितनी फाइल्स उठानी है, 8 फाइल्स उठानी है। तो मैं यहाँ पे सभी 8 की 8 फाइल्स को जस्ट मेरे को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है 8 टाइम्स और ये हो जाएगी मेरी फर्स्ट फाइल। डेटा 2 के अंदर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th एंड 8th। ये जो 8th फाइल है इसमें 1 जुलाई से लेके 5 जुलाई तक का डेटा होगा, राइट, क्योंकि ये जो फाइल है उसने उसमें वहाँ पे लाइव मेंशन किया था। तो इन सभी फाइल्स को मैंने यहाँ पे रीड कर लिया। अब जैसे इसको मैं रन करूँगा तो कुछ सेकंड्स का ये टाइम लेगा जिसके बाद यहाँ पे पूरे का पूरा डेटा रीड हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे इन कुछ कॉलम्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंस्पेक्ट करके देख लेंगे कि किस कॉलम के अंदर कितनी वैल्यूज़ अवेलेबल हैं, कौन सी वैल्यूज़ मिसिंग हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे अपने डेटा फ्रेम को इंस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं फ़र्स्ट डेटा फ्रेम की यहाँ पे इंफॉर्मेशन चेक करूँगा कि मेरे पास यहाँ पे उस डेटा फ्रेम के अंदर कितने कॉलम्स हैं, हर कॉलम की क्या डेटा टाइप अवेलेबल है और उस कॉलम में कितनी वैल्यूज़ मिसिंग हैं। तो जैसे इसको मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ तो इसने मेरे को यहाँ पे ये शो कर दिया कि रेंज इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 17,364 एंट्रीज़ हैं। ये मेरे पास पता लग गया कि कितनी रोज़ मेरे पास अवेलेबल हैं। टोटल कॉलम्स कितने हैं, 21 कॉलम्स अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है पेशेंट नंबर, इसमें ये बता रहा है कि इसमें जो वैल्यूज़ अवेलेबल हैं दैट इज़ 17,306 वैल्यूज़ जो हैं ये अवेलेबल हैं और इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो फ्लोट वैल्यूज़ हैं। आउट ऑफ 17,364 वी आर हैविंग ओनली 17,306 वैल्यूज़ एंड डेटा टाइप फॉर दोज वैल्यूज़ आर फ्लोट 64 बिट। सेम अगर मैं यहाँ पे पेशेंट नंबर की बात करूँ, स्टेट पेशेंट नंबर की, उसमें जो मेरे पास वैल्यू अवेलेबल है दैट इज़ 2,457 वैल्यूज़ ओनली। तो आउट ऑफ 17,364 वैल्यूज़ आई एम हैविंग ओनली 2,457 वैल्यूज़। यहाँ पे जो डेटा टाइप दिखा रहा है वो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप दिखा रहा है। ऑब्जेक्ट डेटा टाइप जो होती है उसके अंदर मतलब ये होता है इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल हैं। ऐसे मैंने बोला था कि एस्टिमेटेड ऑनसेट डेट कॉलम एक ऐसा है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे उसने 0 दिखा दिया। सेम अगर मैं एज ब्रैकेट की बात करूँ उसके अंदर 1670 वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। सो दैट मीन्स इसके अंदर ह्यूज वैल्यूज़ आर मिसिंग फॉर दिस एज ब्रैकेट कॉलम।
सेम अगर जेंडर की बात करेंगे, इसमें बहुत सारी वैल्यूज़ मिसिंग हैं। 3746 वैल्यूज़ आर अवेलेबल आउट ऑफ 17,364। तो आगे जाके इसी को हम यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं, किस एज ग्रुप के लोग सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होंगे, किस जेंडर के होंगे, या किस सिटी के अंदर सबसे ज़्यादा केसेस हैं, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं, किस स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा केसेस हैं, कितने रिकवर हो चुके हैं, कितनों की डेथ हो चुकी है, कितने स्टिल हॉस्पिटलाइज्ड हैं, राइट। तो वो हम सारी चीज़ें यहाँ पे चेक करेंगे, कितने नंबर ऑफ़ केसेस पर डे आ रहे हैं, हर मंथ में कितने आ रहे हैं। तो सारा डेटा एनालिसिस का पार्ट है जिसको हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अभी जस्ट हमारा फोकस है कि डेटा को कलेक्ट कैसे किया जाए, डेटा को फेच कैसे किया जाए। अब ये तो डेटा हो गया। अब मैं यहाँ पे सभी कॉलम्स को चेक कर लेते हैं, जितने भी हमने यहाँ पे डेटा फ्रेम को स्टोर किया है, डेटा फ्रेम 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी में कॉलम्स चेक कर लेते हैं क्या कॉलम सेम है या डिफरेंट है। तो कॉलम चेक करने के लिए यहाँ पे df1.columns लिख रहा हूँ, जिसके अंदर इसने ये शो कर दिया कि यहाँ पे पेशेंट नंबर, स्टेट पेशेंट नंबर, तो वही कॉलम्स है जो हमने ऑलरेडी ऊपर चेक कर लिए हैं। यहाँ पे मैं 1 की जगह 2 लिख रहा हूँ, तो अगर कोई चेंजेस होगा तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो जैसे इसको मैंने रन किया तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, दैट मीन्स इसमें भी सेम कॉलम अवेलेबल है। सेम डेटा फ्रेम 3 के अंदर चेक कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही मैंने इसको रन किया यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज हो गई। अब यहाँ पे एक मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 और नीचे लिख लेते हैं डेटा फ्रेम 3 के कॉलम्स, ताकि कंपेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे पेशेंट नंबर था, यहाँ पे इन्होंने एंट्री आईडी लिख दी, स्टेट पेशेंट नंबर सेम है, डेट अनाउंस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, एज ब्रैकेट भी सेम है, जेंडर, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, स्टेट, स्टेटस कोड। लेकिन नंबर ऑफ़ केसेस की अगर बात करूँ, नंबर ऑफ़ केसेस यहाँ पे ये लिखा हुआ है जिसमें सी जो है स्मॉल में है, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ केसेस में कॉलम का जो सी है ये कैपिटल है। तो ये आगे जाके कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा, या जब हम डेटा सारा एक ही जगह फेच करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे 8 फाइल्स हैं, 8 फाइल्स को जब मैं एक फ़ाइल के अंदर मर्ज करूँगा, सिंगल फाइल जब मैं उसकी बनाऊँगा, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो कॉलम्स के नेम अगर सेम होंगे तो उसी कॉलम के अंदर जाके वैल्यू जो है वो ऐड हो जाएगी। तो करंट स्टेटस सेम है, बाकी ऑलमोस्ट डेटा सेम है। तो सिर्फ मेरे को यहाँ पे नंबर ऑफ़ केसेस को चेंज करना है, जिसके अंदर मेरे को ये डालना होगा कि यहाँ पे जो सी स्मॉल में है इसको कैपिटल कर देंगे, राइट। तो ऐसी ये थर्ड के अंदर वैल्यू, ऐसी फोर्थ कॉलम के अंदर चेक कर लेते हैं उसमें क्या वैल्यूज़ चेंज हैं। फोर्थ में कोई वैल्यू चेंज नहीं है, सेम। फिफ्थ के अंदर भी सेम, सिक्स्थ के अंदर भी सेम, सेम फॉर 7 एंड सेम फॉर 8। अब हमने 1 और 2 के अंदर नम केसेस में जो सी है वो स्मॉल है, लेकिन 3 4 5 6 7 8 डेटा फ्रेम के अंदर जो सी है वो कैपिटल है। तो हम फर्स्ट डेटा फ्रेम और सेकंड डेटा फ्रेम में क्या कर लेते हैं, नम केसेस में जो सी है उसको कैपिटल कर देते हैं। कॉलम का नेम मेरे को रीनेम करना है, तो कॉलम का नेम रीनेम करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा df1.rename, और इसमें रीनेम किसको करना है, मेरे को कॉलम्स को। और किस कॉलम को रीनेम करना है, यहाँ पे आपको लिखना है कॉलम का नेम। सो कॉलम का नेम है नम केसेस, और इस कॉलम को रीनेम किसके साथ करना है, नम केसेस, यहाँ पे जो सी है वो कैपिटल कर देना है। तो जैसे इसको अगर मैं स्टोर कर लूँ डेटा फ्रेम 1 के अंदर, और ऐसे ही यहाँ पे डेटा फ्रेम 2 के अंदर भी मेरे को सेम करना है, तो ये भी मेरा रीनेम हो जाएगा। अब चेक कर लेते हैं एक बार, मैं यहाँ पे df1.columns को रन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ केसेस में सी कैपिटल है, जो कि 3 4 5 6 7 8 में था। 1 के लिए चेक कर लें तो यहाँ पे भी जो सी है वो मेरा कैपिटल हो चुका है। सो इन दिस वे हम यहाँ पे किसी भी तरह किसी भी कॉलम का जो नेम है वो रीनेम कर सकते हैं। तो मैंने डेटा फ्रेम 1 और 2 का नेम सेम कर दिया, ताकि जब मैं अपने डेटा को एक जगह अपेंड करूँ तो उसमें सेम डेटा यहाँ पे अवेलेबल हो जाए। अब जब मैं इस डेटा को यहाँ पे एनालिसिस करूँगा तो उसमें से कुछ कॉलम्स ऐसे हैं जो कि मेरे किसी काम के नहीं हैं, तो इट्स बेटर कि अगर मैं उनको अभी से ही यहाँ से रिमूव कर दूँ तो आगे जाके वो मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। तो जो मेरे को कॉलम्स चाहिए मैं वही कॉलम रख लेता हूँ जो कि मैं आगे जाके एनालाइज करने वाला हूँ। तो कॉलम सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे .loc मेथड का यूज़ करते हैं। इसके अंदर हमें बताना होता है रोज़ कौन सी चाहिए और आपको कॉलम्स कौन से चाहिए। तो रोज़ मेरे को सारी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे उस रेंज पास कर दी, और कॉलम्स जो से चाहिए वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा। फर्स्ट मेरे को नंबर ऑफ़ केसेस चाहिए, तो जिस ऑर्डर में मैं यहाँ पे कॉलम लिखूँगा उसी ऑर्डर में कॉलम्स मेरे को शो होंगे। तो डेट अनाउंस कॉलम को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये हमें चाहिए ताकि हमें ये पता चल जाए किस डेट को कौन सा केस आया है। तो इसको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, और उसके बाद इस कॉलम में तो कोई वैल्यू नहीं है। एज ब्रैकेट चाहिए, जेंडर चाहिए, सिटी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट चाहिए, स्टेट चाहिए, तो ये सारे कॉलम्स मेरे को चाहिए। इन सभी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद मेरे को करंट स्टेटस चाहिए, स्टेट कोड की ज़रूरत नहीं है।
करंट स्टेटस रख लेते हैं ताकि हमें ये पता चल जाएगा कि वो हॉस्पिटलाइज है, रिकवर्ड है या डेथ हो चुकी है। स्टेट चाहिए, डिस्ट्रिक्ट चाहिए, सिटी भी चाहिए, जेंडर भी चाहिए, एज भी चाहिए, और किस डे को केस आया था, कितने केसेस आए थे, ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद कहाँ किसके साथ वो कांटेक्ट में आया था ये नहीं चाहिए। उसके बाद उसकी सोर्स इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली थी ये भी नहीं चाहिए। बैकअप नोट्स भी नहीं चाहिए क्योंकि ये हम एनालिसिस के लिए काम नहीं आएंगे। तो इसको मैं यहाँ पे एक ही लाइन में कर देता हूँ। तो ये सारे के सारे कॉलम्स मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए, और इसको अगर मैं यहाँ पे रन करूँ तो मेरे को सिर्फ वही कॉलम्स दिखाएगा जो मैंने सेलेक्ट किए हैं, जिसमें नंबर ऑफ़ केसेस, डेट अनाउंस, देन एज ब्रैकेट लिखा था, देन जेंडर है, डिटेक्टेड सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है और करंट स्टेटस है। तो जिस ऑर्डर में मैंने यहाँ पे कॉलम्स सेलेक्ट किए हैं वही कॉलम मेरे को मिल गए। अब बाकी के कॉलम्स मेरे को नहीं चाहिए थे, वो मैंने रिमूव कर दिए, और इसको मैं अपडेट कर लेता हूँ अपने डेटा फ्रेम 1 के अंदर। ऐसे मैं क्या करता हूँ, सभी के सभी डेटा फ्रेम से वही ऑर्डर में मैं यहाँ पे कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि जब मैं आगे जाके इनको एक कॉलम को या एक डेटा फ्रेम को दूसरे डेटा फ्रेम के साथ मर्ज करूं या अपेंड करूं तो मेरे को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो जो कॉलम्स एक डेटा फ्रेम के अंदर पड़े होंगे वही कॉलम्स वही ऑर्डर में दूसरे डेटा फ्रेम के अंदर पड़ेंगे, तो हम ईज़िली एक के नीचे दूसरे को अपेंड कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने सभी का ऑर्डर यहाँ पे सेम कर लिया ताकि आगे जाके हमें कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। अब जैसे ही मैंने इसको रन किया तो सभी में से यही कॉलम्स मिलेंगे, तो सभी में सेम कॉलम और सेम ऑर्डर के अंदर मेरे को मिल चुके हैं। अब इन सभी को मेरे को मर्ज कर देना है एक सिंगल डेटा फ्रेम के अंदर। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ df1 डॉट अपेंड। तो फर्स्ट के अंदर ही मैं अपेंड कर लेता हूँ सारे के सारे डेटा फ्रेम को, डेटा फ्रेम 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो इसको हम सेव कर लेते हैं किसी df नाम के वेरिएबल के अंदर। अब जैसे ही इसको मैं यहाँ पे रन करूँगा तो स्टार्टिंग से लेके 30 जून 2020 से लेके मेरे पास ये 5 जुलाई तक का पूरा डेटा मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा। अब जैसे ही इसको अगर मैं यहाँ पे नीचे जाके चेक करूँ तो मेरे पास जो टोटल वैल्यूज़ अवेलेबल हैं 1,39,185 रोज़ हैं और 8 कॉलम्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे सभी में लास्ट में NaN दिखा रहा है, तो इसको मैं जब CSV फाइल के अंदर स्टोर करूँगा देन आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे NaN क्यों दिखा रहा है, और जो लास्ट डेट मेरे पास 7 जुलाई जो है वो यहाँ पे क्यों शो नहीं कर रहा है, राइट, या 6 जुलाई या 5 जुलाई तक का जो भी डेटा मेरे को चाहिए वो यहाँ पे कैसे आएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ मेरे को और करनी है, मेरे पास जो डेटा है वो हर डे के अकॉर्डिंग, हर मंथ के अकॉर्डिंग या हर ईयर के अकॉर्डिंग सेपरेट डिफरेंट कॉलम्स में नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि ये कॉलम के मैं 3 कॉलम क्रिएट कर दूँ, मंथ को अलग कर दूँ, डे को अलग कर दूँ, ईयर को अलग कर दूँ। अब उसको अलग करने के लिए मेरे को यहाँ पे जिस कॉलम को अलग करना है मैं उसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और मैं वही कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसको मेरे को अलग करना है, और इसको मैं कन्वर्ट कर लूँगा स्ट्रिंग के अंदर और मैं अपने डेटा को स्प्लिट कर दूँगा कि ये जो मेरे पास यहाँ पे स्लैश दिखा रहा है इसके थ्रू मेरा डेटा स्प्लिट हो जाए। तो स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, आपके डेटा को लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो लिस्ट के इंडेक्स 0 पे डे पड़ा है, उसके बाद मंथ पड़ा है और उसके बाद ईयर पड़ा है। अब मेरे को इसको 3 डिफरेंट कॉलम्स में लेके आना है। उसके लिए जस्ट आपको लिखना है एक्सपैंड इक्वल्स टू ट्रू। जैसे ही आप एक्सपैंड इक्वल टू ट्रू लिख दोगे आपके पास 3 कॉलम बन जाएंगे, वो भी डेटा फ्रेम के अंदर आ जाएंगे। 3 कॉलम बन गए, वो भी डेटा फ्रेम के अंदर आ गए। अब ये मेरा डे हो जाएगा, ये मंथ हो जाएगा, ईयर हो जाएगा। इसके बाद जस्ट मेरे को क्या करना है, इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। लेट्स से डेट नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर कर लिया। उसके बाद इसको नेम देने के लिए कॉलम्स को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेट डॉट कॉलम्स विच इज़ इक्वल्स टू, पहले कॉलम को डे दे देते हैं, सेकंड को मंथ दे देते हैं और थर्ड को ईयर दे देते हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे डेट को चेक करूँ तो तीनों के यहाँ पे नेम शो कर जाएगा, डे मंथ एंड ईयर। अब इसी डेटा फ्रेम को मेरे को अपने ओरिजिनल डेटा फ्रेम के साथ ऐड कर देना है। तो जहाँ पे कॉलम 8 दिखा रहा है तो 3 कॉलम ये भी मेरे को साथ में ऐड कर देने हैं। उसके लिए हम यहाँ पे कनकैटिनेट को यूज़ करेंगे। अब कनकैटिनेट करने के लिए मेरे को यहाँ पे लिखना है pd.concat। किसको कनकैटिनेट करना है, डेटा फ्रेम जो ओरिजिनल जिसके अंदर 8 डेटा फ्रेम मर्ज किए गए थे उसी के साथ कनकैटिनेट कर दो डेट को अलोंग द एक्सिस इक्वल्स टू 1। तो आपको एक्सिस 0 के अलोंग करना है, एक्सिस 1 के अक्रॉस करना है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। उसके बाद अगर मैं डीएफ को चेक करूँ तो 3 नए कॉलम्स और ऐड हो चुके होंगे। तो अब अगर यहाँ पे नीचे चेक करोगे 11 कॉलम्स शो कर रहा है और 11 कॉलम्स में से जो 3 कॉलम्स नए ऐड हुए हैं दैट इज़ डे, मंथ एंड ईयर। तो मेरा अब डेटा 3 डिफरेंट कॉलम्स में और स्प्लिट हो गया।
अब इस डेटा को अगर मेरे को एक्सेल के अंदर स्टोर करना हो, जैसे आप ऑलरेडी अभी तक अगर आप डेटा साइंस को ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो, देन आपके पास जो डेटा मिलता था वो आप कैगल से उठाते थे या यूसीआई मशीन लर्निंग रिपोजिटरी से उठाते थे। वहाँ पे आपको बनी बनाई CSV फाइल मिलती थी। यहाँ पे मेरे पास कोई बनी बनाई CSV फाइल नहीं थी, मैंने उसको क्रिएट किया। अब ये अगर मैं फाइल आपको दे दूँ, माइट भी अगर आपको डेटा साइंस अच्छे से आती है तो आप देन ईजिली इसको एनालाइज कर सकते हो, आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अब इसको CSV फाइल में करने के लिए मैं यहाँ पे लिख दूँगा df.to_CSV। यहाँ पे उस CSV फाइल का जो आप नेम देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। दैट इज़ मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ COVID-19 India.CSV। अब जैसे इसको मैं यहाँ पे रन करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास एक फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है COVID-19 India.CSV। अब ये मेरे पास यहाँ पे फ़ाइल आपको यहाँ पे शो कर रहा है कि ये फ़ाइल जो है यहाँ पे अवेलेबल है। अब जैसे इसको मैं यहाँ पे रन करूँ तो जैसे मैंने इसको ओपन किया, ये मेरे पास उसका पूरे का पूरा डेटा यहाँ पे शो कर जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ़ केसेस कितने हैं, डेट अनाउंस क्या है, ईच ब्रैकेट क्या है, जेंडर क्या है, डिटेक्टेड सिटी, डिटेक्टेड डिस्ट्रिक्ट एंड डिटेक्टेड स्टेट, करंट सिटी उसकी क्या है, उसके बाद स्टेटस क्या है, डे मंथ ईयर, सारे के सारे कॉलम्स मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। और ये जो डेटा है ये मेरे पास 5 जुलाई तक का डेटा होना चाहिए। अगर मैं लास्ट पे लेके चलूँ तो अभी ये जून है, यहाँ पे भी जून है, और यहाँ से आप चेक कर सकते हो 4 यहाँ पे जुलाई शो कर रहा है। ऐसी अगर मैं यहाँ पे 5 जुलाई ये आ चुकी है, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, 5 जुलाई तक का ये डेटा मेरे पास यहाँ पे पूरे का पूरा अवेलेबल है। यहाँ तक डेटा मेरे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे भी कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पहले से ही उनको लग रहा होगा कि इतने केसेस हो सकते हैं, तो उन्होंने पहले से कुछ एंट्रीज डाल के रख ली कि जैसे जैसे कोई केस आता जाएगा वैसे वैसे हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो बाकी की इन्फॉर्मेशन वो लिख ही नहीं रहे हैं कि वो उसकी जेंडर क्या है, उसके बाद उसकी एज कितनी है। तो बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं तो इतना डेटा मेनटेन करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सेम वे यहाँ पे इसी वजह से लास्ट पे NaN वैल्यूज़ दिखा रहा है, और लास्ट पे भी हम देखें तो यहाँ पे भी कुछ सारी की सारी NaN वैल्यूज़ दिखाएगा। जस्ट उन्होंने यहाँ पे एंट्रीज डाल के रख ली हैं, तो ये हमारे पास अभी तो किसी काम की नहीं है, राइट। तो यहाँ तक का डेटा हमारे पास यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। अब यही डेटा हमें वहाँ पे वो शो कर रहा है, तो ये हमने चेक कर लिया कि कैसे हमने पूरे का पूरा डेटा फेच कर लिया। और ये हमारा फाइनल डेटा सेट क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे DF को प्रिंट करता हूँ, ये मेरे पास फाइनल डेटा सेट है, जिसके ऊपर हम यहाँ पे नेक्स्ट के सेशन के अंदर चेक करेंगे कि कौन से लोग सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड हुए हैं, वो किस सिटी से थे, किस डिस्ट्रिक्ट से थे, किस स्टेट के वो लोग थे, राइट। और उसका स्टेटस क्या है, वो रिकवर्ड हो चुके हैं या स्टिल वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, या उसकी जेंडर इन्फॉर्मेशन क्या है, उसकी एज ब्रैकेट क्या है, सबसे ज़्यादा लोग किस एज ग्रुप के हैं जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं, क्या वो एज उनकी 30 है या 35 है या 40 है। तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर आपकी एज 40 है दैट मीन्स आपको सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको कोरोना हो सकता है, या सबसे ज़्यादा मेल इफ़ेक्ट हुए हैं या फीमेल इफ़ेक्ट हुई हैं, वो हमें चेक करना है, या किस दिन सबसे ज़्यादा केसेस आए हैं उसको हम लाइव यहाँ पे COVID-19 India.org ये जो वेबसाइट है यहाँ से हम वेरीफाई भी करेंगे। जैसे इसने अभी मेरे को शो किया है 23,932, ये हम वेरीफाई करेंगे नेक्स्ट के सेशन में क्या वाकई इतने ही केसेस आए हैं जितने ये हमें यहाँ पे शो कर रहा है। अगर ये शो बाकी ये मैच कर गया दैट मीन्स हमने जो डेटा कलेक्ट किया है वो परफेक्टली डेटा जो है हमने कलेक्ट कर लिया। अब डेटा कलेक्शन हो चुकी है, नेक्स्ट के सेशन के सीधा हम ये देखेंगे कैसे इस डेटा को एनालाइज करेंगे, जिसके अंदर हम डेटा क्लीनिंग और डेटा एनालिसिस दोनों चीज़ों को देखने वाले हैं। और उसके नेक्स्ट के सेशन में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मैं मशीन लर्निंग को डिस्कस करने वाला हूँ, जिसके अंदर हम लीनियर रिग्रेशन, स्पॉट वेक्टर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन, डिसीजन ट्री रिग्रेशन और रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन जैसी एल्गोरिदम को यूज़ करेंगे और प्रेडिक्ट करेंगे कि अगर आज 5 जुलाई को अगर इतने केसेस हैं देन 6 को कितने होंगे, 7 को कितने होंगे, 8 को कितने होंगे, उसमें से कौन सी एल्गोरिदम सबसे बेस्ट वर्क कर रही है वो हमें चेक करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट के ट्यूटोरियल में।